नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मेरी कहानियाँ चैनल पर। तो आज की कहानी है, मेरे फ़ोन पर अचानक मेरी सास का कॉल आया था। उन्होंने बड़े उत्साह से कहा कि आरव कल ही तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, उसकी नौकरी अब शहर में लग गई है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसकती महसूस हुई, क्योंकि मैं खुद अभी लखनऊ के इस छोटे से फ्लैट में बिल्कुल अकेली रह रही थी। मेरा पति आदित्य पिछले 3 महीने से ऑस्ट्रेलिया में नौकरी कर रहा था और यहाँ मैं बिल्कुल अकेली थी। गांव की लड़की होने के नाते शहर की चकाचौंध और एकांत भरा माहौल मुझे रास नहीं आता था, लेकिन आदित्य ने मेरी एक भी नहीं सुनी थी। जब शादी के बाद मैंने कहा था कि मुझे गांव भेज दो, मैं अपने ससुराल में परिवार के साथ रह लूंगी, तो वो बोला था, नहीं, तुम यहीं मेरे फ्लैट में रहोगी। और तब से मैं अकेली ही रह रही थी। हालांकि धीरे धीरे मैंने आस पड़ोस से जान पहचान बना ली थी और अकेलेपन का एहसास थोड़ा कम हो गया था, लेकिन अब सास का ये कहना कि आरव यहीं आकर मेरे साथ रहेगा मुझे भीतर से परेशान कर गया था। अगर आदित्य यहाँ होता तो मुझे कोई चिंता ना होती, पर एक जवान देवर का मेरे साथ अकेले रहना मुझे ठीक नहीं लग रहा था। रात को जब आदित्य का फोन आया तो मैंने पूरी बात उसे बता दी, पर उसने इसे बहुत हल्के में लिया और बोला, ये तो अच्छी बात है, अब मेरा भाई रहेगा तो मुझे भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मैंने कहा, पर मैं कैसे अकेली उसके साथ एक ही घर में रह सकती हूँ? ये सुनकर आदित्य गुस्से में बोला, तुम्हारा मतलब क्या है? वो मेरा भाई है, तुम्हें उससे क्या खतरा हो सकता है? उसकी डांट और रूखेपन ने मुझे चुप करवा दिया। मैं कुछ और कह भी नहीं पाई और फोन काटकर बिस्तर पर लेट गई, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। बार बार मन में ख्याल आता कि आरव का यहाँ आना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। उसका स्वभाव मुझे पहले से ही पसंद नहीं था। जब हम गांव में थे तो वहाँ की लड़कियां उसकी आदतों के बारे में बातें करती थीं। वो हमेशा इधर उधर हंस मजाक करने वाला, लड़कियों से छेड़खानी करने वाला किस्म का लड़का था और मुझे उसके बारे में सुन सुनकर ही नफरत सी हो गई थी। दूसरी तरफ आदित्य का स्वभाव बिल्कुल अलग था, शांत और सुलझा हुआ। इसलिए जब मेरी माँ ने अपनी सहेली के बेटे आदित्य के साथ मेरी शादी तय की तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। शादी को अभी सिर्फ 4 महीने हुए थे और उन 4 महीनों में भी सिर्फ 15 दिन ही हम साथ रह पाए थे, क्योंकि शादी के कुछ दिनों बाद ही आदित्य को कंपनी ने विदेश भेज दिया था। हमारी शादी की पहली रात भी आदित्य ने मुझे छुआ तक नहीं था। उसने कहा था, हम बचपन से एक दूसरे को जानते तो हैं, लेकिन अच्छे से समझते नहीं। मैं चाहता हूँ पहले हम एक दूसरे को अच्छे से जान लें, तभी सही मायने में इस रिश्ते की शुरुआत करेंगे। उसकी बात सुनकर मुझे अजीब तो लगा, लेकिन मैंने मान लिया। सोचा, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। पर फिर वो अचानक विदेश चला गया और मुझे अकेला छोड़ दिया। अब जब मेरी सास ने आरव के आने की खबर दी थी तो मुझे बेहद बेचैनी हो रही थी। अगले दिन मैंने सास की कही बात मानकर आरव की पसंद का खाना बनाया, राजमा चावल, कढ़ाई पनीर और बूंदी का रायता। शाम के 7 बजे जैसे ही डोरबेल बजी, मुझे मालूम था कि आरव ही होगा। दरवाज़ा खोला तो वो अपने वही चिरपरिचित मुस्कुराते अंदाज में सामने खड़ा था। बिना कोई संकोच किए सीधे अंदर आया और बोला, ओह, ये बस का सफ़र तो बहुत थका देने वाला होता है, अब मैं 2 दिन मस्त सोऊंगा। फिर हंसते हुए बोला, भाभी, मेरा कमरा कौन सा है? मेरे फ्लैट में सिर्फ 2 ही कमरे थे। मैंने दूसरे कमरे की तरफ इशारा किया, पर उसने वहां नज़र दौड़ाते ही कहा, मैं यहाँ नहीं रह सकता। ऐसा करो, तुम वहां सो जाना, मुझे तो बेड पर ही नींद आती है। और ये कहकर वो बेधड़क मेरे कमरे में चला गया। मैं उसे हैरत से देखती रह गई। उस समय मुझमें इतना साहस नहीं था कि उससे बहस करती। सोचा, अभी से झगड़ा शुरू करूं तो माहौल और बिगड़ेगा। खाना तैयार था, मैंने टेबल पे लगाया। तब तक वो नहा धोकर आ गया। पसंद का खाना देखकर खुश हो गया और बोला, भाभी, तुम्हारे हाथों का स्वाद तो कमाल का है। वैसे मैं पहली बार ही खा रहा हूँ, क्योंकि शादी के बाद तो आप शहर आ गई थी। फिर उसने मुझे एक सूट दिया और बोला, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए लाया हूँ। उसने मेरा हाथ पकड़कर कमरे तक खींचा। मैंने झुंझलाकर कहा, मेरा हाथ छोड़ो। तो वो हंसकर बोला, पहले गिफ्ट तो देख लो। मैंने सूट ले लिया और चुपचाप रख दिया। मन में साफ तय कर लिया कि मुझे इससे दूरी बनाकर रखनी है, क्योंकि उसकी आंखों में वही पुरानी शरारत थी। रात को उसने मेरे कमरे में सोना जारी रखा और मुझे सोफे पर सोना पड़ा। अगली सुबह जब मैं उठी तो वो ऑफिस निकल चुका था। दोपहर को लौटा तो खुशी से बोला, मेरी नौकरी पक्की हो गई है, कल से ज्वाइन कर लूंगा। फिर सोफे पर पांव फैलाकर बैठा और बोला, भाभी, 1 कप चाय बना दो। मैं चाहकर भी इनकार नहीं कर पाई। चाय देकर बोली, मुझे अपने कमरे की आदत है, तुम ड्राइंग रूम में बेड लगाकर वहीं रहो। उसने मुस्कुराकर कहा, अगर चाहो तो हम एक ही कमरे में भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर मेरा खून खौल गया। मैंने घूर कर देखा तो वो हंस पड़ा और बोला, अरे मजाक कर रहा हूँ, वैसे गुस्से में तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। उसकी ये आदत मुझे बेहद खटकती थी। टीवी पर बेहूदी इंग्लिश मूवी लगाकर बैठ जाता। मैं किचन में काम करते करते भी उसकी आवाज़ें सुनती और मन होता कि डांट दूं, लेकिन चुप रह जाती। उसकी बेतरतीबी भी बर्दाश्त से बाहर थी। कपड़े और जूते इधर उधर बिखेर देता। मैं साफ सफाई पसंद थी और वो एकदम गंदा इंसान। कभी कभी उसके ताने मुझे इतना चुभते कि मैं सोचती कि आदित्य को बता दूं। जब बताया तो आदित्य ने ही उल्टा मुझे समझा दिया, तुम गलत सोच रही हो, आरव ऐसा नहीं है,
मुझे हैरानी हुई कि आदित्य अपने भाई पर इतना अंधा विश्वास करता है। एक दिन तो हद ही हो गई जब आरव ऑफिस से लौटा और बोला, भाभी सर दर्द हो रहा है, जरा मसाज कर दो। मैंने मना किया तो जिद पकड़ ली। बोला, नहीं तो मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। मजबूरी में मुझे तेल की शीशी लेकर उसके कमरे में जाना पड़ा। जब मैं उसके सिर में तेल मल रही थी तो उसकी आंखें मुझ पर टिकी थीं। मैंने कहा, नीचे देखो, घूर क्यों रहे हो? तो वो हंस पड़ा और बोला, देख रहा हूं कि तुम कितनी प्यारी लगती हो। मुझे गुस्सा आ गया और मैं उठकर बाहर आ गई। उसी रात जब मैं सो रही थी तो अचानक अजीब आवाजें सुनाई दी, जैसे मेरे कमरे की बालकनी में कोई चल रहा हो। घबराकर पर्दा हटाया तो देखा कि 2 आदमी पिस्तौल लिए खड़े हैं। मेरे तो प्राण सूख गए। तुरंत दरवाजा बंद किया और हड़बड़ाते हुए आरव के कमरे की तरफ भागी। उसे जगाया और कहा, चोर आ गए हैं। उसने भी घबराकर दरवाजा बंद कर लिया। मेरी हालत खराब थी, डर से कांप रही थी और अनजाने में उसके सीने से लग गई। मैंने कहा, दरवाजा मत खोलना, ये हमें मार डालेंगे। वो बोला, डरो मत, मैं हूं ना। लेकिन तभी बाहर से धमकी भरी आवाज आई, दरवाजा खोलो वरना तोड़ देंगे। मैं उसकी कमर पकड़कर और कस गई। वो बोला, परेशान मत हो, मैं देखता हूँ, और दराज से पिस्तौल निकाल ली। ये देखकर मैं और डर गई। बोली, नहीं बाहर मत जाना। पर वो बोला, अगर अंदर बैठे रहेंगे तो ये वैसे भी दरवाजा तोड़ देंगे, और बाहर चला गया। कुछ देर बाद गोली की आवाज गूंजी और मैं डर के मारे बेहोश हो गई। जब आंख खुली तो मैं उसके बिस्तर पर थी। वो सोफे पर बैठा सिगरेट पी रहा था। उसके बाजू पर पट्टी बंधी थी। उसने बताया, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है। मुझे गोली छूकर निकली थी, इसलिए ज्यादा चोट नहीं आई। उसकी बात सुनकर मुझे सुकून तो मिला, लेकिन उस दिन से आरव एकदम बदल गया। पहले जैसी मजाकिया हरकतें बंद कर दी, चुप चुप रहने लगा। पर उसकी आंखों में अब एक अजीब गहराई दिखने लगी थी। उस रात की घटना के बाद मेरे और आरव के बीच का रिश्ता जैसे बिल्कुल बदल गया था। पहले जहां मुझे उससे सिर्फ चिढ़ और नफरत महसूस होती थी, वहीं अब उसके घायल हाथ पर पट्टी देखते ही मन में एक अजीब सा खिंचाव होने लगा। हालांकि मैं इसे बार बार नकारती रही, खुद से कहती रही कि ये सिर्फ सहानुभूति है, लेकिन दिल मानता ही नहीं था। अगले दिन जब वो ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था तो मैंने अनजाने में उसका हाथ पकड़कर कहा, आज मत जाओ, आराम कर लो। वो मेरी आंखों में झांकते हुए बोला, अगर तुम कह रही हो तो नहीं जाऊंगा। और उसी पल मुझे लगा जैसे हम दोनों के बीच कोई अनकहा रिश्ता बनने लगा है। दिन भर वो मेरे साथ ही रहा, छोटी छोटी बातों पर हंसता, कभी टीवी देखता, कभी किचन में आकर मुझे तंग करता। और जब मैंने उससे कहा कि इतनी नजदीकी ठीक नहीं, तो वो चुपचाप मुस्कुराकर बोला, भाभी मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन दिल को समझाना मुश्किल है। उसकी ये बात मेरे कानों में देर तक गूंजती रही। मैं जानती थी कि अगर मैंने अभी से दूरी नहीं बनाई तो हालात बिगड़ सकते हैं, लेकिन उसका स्नेह और उसका साथ मुझे अकेलेपन से निकाल रहा था। रात को जब मैं सोफे पर लेटती तो वो तकिए और कंबल लेकर आ जाता और कहता, सोफे पर मत सो, ठंड लग जाएगी। और जब मैं इनकार करती तो वहीं पास बैठ जाता। उसकी उपस्थिति से मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती। कई बार मैंने आदित्य को फोन करके कहना चाहा कि वो जल्दी लौट आए, लेकिन जब भी फोन लगाती तो वहां से सिर्फ व्यस्त होने की आवाज आती। एक दिन तो मैंने तय किया कि मैं माँ के घर चली जाऊंगी, लेकिन तभी आरव ने कहा, अगर आप चली गई तो मैं यहाँ अकेला कैसे रहूंगा। उसकी आंखों की उदासी देखकर मैं रुक गई। धीरे धीरे हमारी बातें लंबी होने लगी। वो अपने कॉलेज के दिनों के किस्से सुनाता, लड़कियों के बारे में मजाक करता, और मैं हंसते हंसते भूल जाती कि मैं उसकी भाभी हूँ। कभी कभी वो इतने करीब आ जाता कि मुझे खुद को संभालना मुश्किल हो जाता। एक बार तो उसने सीधा मेरा हाथ पकड़कर कहा, काश आप मेरी जिंदगी में पहले आई होती। उसकी इस बात ने मुझे भीतर तक हिला दिया। मैं गुस्से से बोली, चुप रहो, ये सब मत कहो, लेकिन मेरे चेहरे पर आए लाल रंग को वो साफ देख रहा था। उसी रात जब बारिश तेज हो रही थी, बिजली चली गई थी और पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था, मैं मोमबत्ती जलाकर किचन में चाय बना रही थी। तभी पीछे से उसने आकर मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने डरकर मोमबत्ती गिरा दी और बोली, ये क्या कर रहे हो? वो धीरे से बोला, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। उसके चेहरे पर वही दर्द था जो मेरे दिल में था। उस पल मैंने महसूस किया कि हम दोनों जिस आग में जल रहे हैं उसे रोकना आसान नहीं होगा, लेकिन मैं बार बार खुद को याद दिलाती रही कि मैं आदित्य की पत्नी हूँ, मुझे अपनी मर्यादा नहीं तोड़नी चाहिए। अगले दिन आरव ऑफिस से लौटा तो उसके हाथ में वाइन की बोतल थी। बोला, आज जश्न मनाते हैं। मैंने मना किया, लेकिन उसने जबरदस्ती 2 ग्लास भर दिए। पहले तो मैंने सिर्फ होंठ लगाए, लेकिन फिर उसकी जिद पर 1-2 घूंट पी लिए। शराब का असर होते ही मेरी हिम्मत जवाब देने लगी। मैं सोफे पर ढलकी जा रही थी कि उसने मेरा सिर अपनी गोद में रख लिया। मैं चुप रही, न विरोध किया न सहमति, बस आंखें बंद कर ली। और उसी पल मुझे लगा जैसे मेरी सारी मजबूत दीवारें ढह रही हैं। रात को जब मैं अपने कमरे में गई तो देखा कि आरव पहले से ही वहां था। बोला, आज अकेले सोने का मन नहीं है। उसकी ये बात सुनते ही मेरे कदम ठिठक गए। मैंने उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बस थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं चला जाऊंगा। उसकी आंखों में आंसू थे, जैसे वो खुद से लड़ रहा हो। मेरे भीतर भी तूफान मचा हुआ था। मैं खुद से कहती रही कि मुझे उठकर दरवाजा खोल देना चाहिए, लेकिन मैं वहीं बैठी रह गई।
वो धीरे से मेरे पास आकर बोला, तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, और उसकी आवाज़ इतनी सच्ची लगी कि मैं रो पड़ी। मेरी आंखों से आंसू बह निकले और उसने उन्हें पोंछते हुए कहा, तुम चाहो तो मैं ये घर छोड़ दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगा। उस रात हम दोनों के बीच खामोशी बहुत कुछ कह गई। हमने एक दूसरे को छुआ नहीं, लेकिन उस दूरी में भी इतनी गर्मी थी कि नींद हमारी आंखों से दूर थी। अगले दिन से मैंने खुद को पूरी तरह घर के कामों में झोंक दिया ताकि उससे दूरी बना सकूं, लेकिन जब वो सामने आता तो मेरी सारी कोशिशें बेकार हो जाती। कभी उसकी नज़रें मुझे पिघला देती तो कभी उसका ख्याल मुझे बेचैन कर देता। एक दिन पड़ोस की औरत मंजरी ने मुझसे कहा, तुम्हारे देवर तो बड़े हैंडसम हैं, कितनी लड़कियां पूछती हैं उनके बारे में। ये सुनकर मुझे अजीब सा दर्द हुआ, जैसे कोई मेरे हिस्से की चीज ले रहा हो। मैंने खुद से पूछा कि आखिर मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है, जबकि मुझे तो सिर्फ आदित्य के बारे में सोचना चाहिए। उसी शाम आरव मेरे पास आकर बोला, भाभी, अगर आप चाहो तो हम दोनों गांव वापस चल सकते हैं, वहां सब लोग होंगे, आपको अकेलापन भी नहीं लगेगा। उसकी ये बात सुनकर मुझे राहत भी हुई और दुख भी, क्योंकि मुझे लगने लगा था कि वो मुझसे दूर जाना चाहता है। मैंने उससे पूछा, क्या तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? तो वो चौंक गया, बोला, नहीं, मैं तो बस तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। लेकिन उसकी आवाज़ में छिपे दर्द को मैं समझ गई। रात को जब मैं सो रही थी तो अचानक मेरा फोन बजा। आदित्य का कॉल था। उसने कहा, 2 महीने और लगेंगे, तब तक तुम संभाल लेना। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी सारी उम्मीदें छीन ली हो। उसी वक्त आरव मेरे पास आया और बोला, अब और मत रो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और मैंने पहली बार उसके सीने पर सिर रखकर खुद को बह जाने दिया। आरव के सीने पर सिर रखकर जब मैंने पहली बार खुद को ढीला छोड़ा था, उस रात के बाद मेरी जिंदगी जैसे बिल्कुल बदल गई। अब मैं खुद को उससे अलग करने की कोशिश ही नहीं करती थी, बल्कि उसकी मौजूदगी मुझे सुकून देने लगी थी। हालांकि भीतर का डर और अपराध बोध हर पल मुझे काटता था कि अगर आदित्य को पता चल गया तो क्या होगा, लेकिन दिल की बेचैनी अब किसी भी तर्क को सुनने को तैयार नहीं थी। हर सुबह जब मैं उठती तो आरव पहले से ही चाय बनाकर लाता और कहता, आपके लिए। उसके होठों पर मुस्कान और आंखों में वो मासूमियत मुझे बार बार खींच लेती। एक दिन तो उसने मुझे सीधे सीधे कह ही दिया, मैं आपसे प्यार करने लगा हूं भाभी। उस समय मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने उसे झिड़कते हुए कहा, चुप रहो, ऐसी बातें मत किया करो। लेकिन मेरे चेहरे की लाली और कांपते हाथ सब बयां कर रहे थे। वो जोर से हंस पड़ा और बोला, आप भी मुझे चाहती हैं, बस मानती नहीं हैं। मैं भागकर कमरे में चली गई, लेकिन उसकी बातें देर तक दिमाग में घूमती रहीं। धीरे धीरे हम दोनों के बीच की दूरी खत्म होने लगी। कई बार वो मेरे पास आकर बैठ जाता, मेरे बालों से खेलता, कभी मेरी हथेली पकड़ लेता और मैं विरोध नहीं कर पाती। रात को जब बिजली जाती तो हम मोमबत्ती की रोशनी में एक दूसरे को देखते रहते। उस रोशनी में उसके चेहरे की चमक और आंखों की गहराई मुझे सम्मोहित कर देती। एक शाम मैंने तय किया कि मैं उससे साफ साफ कह दूंगी कि अब हमें ये सब खत्म करना होगा। लेकिन जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो सारे शब्द गले में ही अटक गए। वो बोला, अगर आप मना कर दोगी तो मैं सच में इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। उसकी बात सुनकर मैं घबरा गई, क्योंकि अब उससे दूर होने का ख्याल ही मुझे डराने लगा था। मैंने आंसू भरी आंखों से कहा, मुझे मत छोड़ो, और ये कहते ही मेरे भीतर की सारी दीवारें ढह गईं। उस रात पहली बार मैंने उसके हाथ अपने हाथों में लेकर कसकर थामे। वो मेरे पास आया और बोला, अब तुम मेरी हो। मेरे होंठ कांप रहे थे, लेकिन मैंने विरोध नहीं किया। उसी पल जैसे मेरी सारी सीमाएं टूट गईं और मैं उसके साथ बहती चली गई। अगले दिन सुबह जब मैं आईने के सामने खड़ी थी तो खुद से नजरें मिलाना मुश्किल हो रहा था। मैं बार बार सोच रही थी कि क्या मैंने सही किया या गलत। लेकिन फिर जब आरव आया और पीछे से मुझे गले लगाकर बोला, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, तो मुझे लगा कि यही मेरा सच है। दिन बीतते गए और हमारा रिश्ता और गहरा होता गया। अब हम दोनों खुलकर एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे। वो मुझे स्कूटी पर बैठाकर शहर घुमाने ले जाता, कभी हम रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाते तो कभी पार्क में घंटों बातें करते। पड़ोसियों ने ताने मारना शुरू कर दिया, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता था। एक बार मंजरी ने मुझसे कहा, तुम्हारा और तुम्हारे देवर का रिश्ता मुझे अजीब लगता है। उसकी ये बात सुनकर मैं तमतमा गई और कहा, दूसरों के मामलों में दखल मत दिया करो। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे डर लग रहा था कि कहीं बात बाहर न फैल जाए। इस डर से बचने के लिए मैंने आरव से कहा कि हमें थोड़ा संभल कर रहना होगा। वो मान भी जाता, लेकिन फिर खुद को काबू में नहीं रख पाता। कई बार तो वो मुझे बीच बाजार में ही हाथ पकड़ लेता और मैं गुस्सा भी होती, लेकिन दिल खुश भी होता। एक दिन आदित्य का वीडियो कॉल आया। उसने मुझे देखा और बोला, तुम्हारा चेहरा कितना बदल गया है, लगता है अब तुम खुश हो। मैं चौंक गई और नजरें झुका ली, क्योंकि उसे क्या पता कि मेरी खुशी की वजह वही नहीं बल्कि उसका भाई है। कॉल कटते ही मैंने आरव को डांटा कि हम जो कर रहे हैं गलत है, लेकिन वो मुस्कुराकर बोला, गलत सही दुनिया तय करती है, हम अपने दिल की सुन रहे हैं। उसकी बातों ने मुझे अंदर तक हिला दिया। धीरे धीरे मैं खुद को पूरी तरह उसके हवाले करने लगी। अब मेरे दिन की शुरुआत और अंत सिर्फ उसी के साथ होता। जब वो ऑफिस नहीं जाता तो हम घर में फिल्में देखते, साथ में खाना बनाते और कभी कभी एक दूसरे को बिना कुछ कहे ही देर तक देखते रहते।
लेकिन जितनी गहराई से मैं उसमें डूब रही थी उतना ही डर भी बढ़ रहा था। एक तरफ आदित्य की याद और जिम्मेदारी, दूसरी तरफ आरव का प्यार और चाहत। मैं दो राहों पर खड़ी थी और समझ नहीं पा रही थी किसे चुनूं। एक रात जब मैं बालकनी में बैठी रो रही थी तो आरव आया और मेरे आंसू पोंछते हुए बोला, तुम्हें जो सही लगे वही करना, मैं तुम्हारे फैसले का इंतजार करूंगा। उसकी ये बात सुनकर मुझे उससे और भी मोहब्बत हो गई। मैंने उसके गले लगकर कहा, मैं तुम्हें खो नहीं सकती, और हम दोनों ने उस पल जैसे दुनिया को भुला दिया। मगर किस्मत इतनी आसान कहाँ होती है। अगले दिन आदित्य का फोन आया कि वो जल्द ही लौट रहा है। मेरी जान सूख गई। मैं सोचने लगी कि आदित्य के आने के बाद मैं क्या करूंगी। क्या सब छुपा पाऊंगी? क्या इस रिश्ते को वहीं खत्म कर दूंगी? लेकिन तब तक मैं इतनी गहराई तक फंस चुकी थी कि बाहर निकलना नामुमकिन लग रहा था। आदित्य के लौटने की खबर सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मन भीतर से टूटने लगा, क्योंकि मैं जानती थी कि अब तक जो कुछ भी आरव और मेरे बीच चल रहा था वो ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सकता। आरव भी बेचैन रहने लगा था। वो बार बार मुझे गले लगाकर कहता, डरो मत, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मैं जानती थी कि हकीकत किसी भी तूफान से ज्यादा खतरनाक होती है। घर की हर चीज मुझे अब बोझ जैसी लगने लगी थी। मैं सोचती थी कि जब आदित्य सामने होगा तो उसकी आंखों में झूठ बोल पाऊंगी या नहीं। जब वो मुझे छुएगा तो क्या मैं अपनी आत्मा में छुपा आरव का स्पर्श भुला पाऊंगी? इन सवालों ने मुझे भीतर से खोखला कर दिया था। जिस दिन आदित्य घर लौटा उस दिन मेरी हालत किसी अपराधी जैसी थी। मैं उसके स्वागत में आरती की थाली लेकर खड़ी थी, लेकिन हाथ कांप रहे थे। चेहरे पर मजबूर मुस्कान थी। आदित्य ने आते ही मुझे गले लगा लिया और बोला, तुम्हें बहुत मिस किया। उसका ये अपनापन मुझे और गहरा अपराध बोध दे रहा था, क्योंकि उस गले लगाने में अब मुझे अपनापन नहीं बल्कि एक बोझ महसूस हो रहा था। आरव थोड़ी दूरी से ये सब देख रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी पीड़ा साफ झलक रही थी। अगले कुछ दिन आदित्य ने मुझे बहुत प्यार और ध्यान दिया। वो कहता, तुम्हारे बिना सब अधूरा था, और मैं हर बार चुप रह जाती क्योंकि अब मेरे शब्द बेमानी हो चुके थे। मेरे दिल की किताब में अब सिर्फ आरव का नाम लिखा था, लेकिन मैं ये सब जाहिर नहीं कर सकती थी, इसलिए अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कान चिपकाकर सब निभा रही थी। आरव का हाल भी देखने लायक था। वो बाहर से सामान्य दिखता, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी और तड़प साफ झलकती। कई बार हमारी नजरें मिल जाती और हम दोनों कुछ कह नहीं पाते, बस चुपचाप दिल की धड़कनों को महसूस करते रहते। एक रात जब आदित्य गहरी नींद में सो रहा था, मैं करवट बदल बदल कर छटपटा रही थी। तभी खिड़की पर हल्की दस्तक हुई। मैं चौंक कर उठी तो देखा, आरव खड़ा है। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ थी। मैंने इशारे से उसे जाने को कहा, लेकिन वो अड़ गया। मैं धीरे से बाहर निकली तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। उसके शब्दों ने मेरी आत्मा को झकझोर दिया। मैं रोते हुए बोली, तुम समझते क्यों नहीं, अब सब खत्म हो गया। आदित्य वापस आ चुका है, लेकिन आरव ने कसकर मेरी कलाई पकड़ते हुए कहा, खत्म? तुम कह रही हो, लेकिन तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही हैं। और वो सच कह रहा था, क्योंकि मैं जितना भी खुद को रोकने की कोशिश करती, दिल उतनी ही जोर से उसकी तरफ खिंचता। उसी रात हम दोनों छत पर बैठे रहे। चांदनी में एक दूसरे का चेहरा देखते हुए चुपचाप आंखों से बातें करते रहे। मेरी आंखों से आंसू बहते रहे और वो उन्हें अपने होठों से पोंछता रहा। मैं जानती थी कि ये गलत है, लेकिन खुद को रोकने की ताकत अब मुझमें बची ही नहीं थी। अगले दिन आदित्य ने कहा कि वो मुझे और आरव को पहाड़ों की सैर पर ले जाएगा। मैंने मन ही मन सोचा कि ये यात्रा हमारे लिए और मुश्किलें खड़ी कर देगी। यात्रा के दौरान आरव मेरे पास बैठा तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हम दोनों ने कोशिश की कि दूरी बनाए रखें, लेकिन जैसे ही मौका मिलता हमारी नजरें एक दूसरे से टकरा जाती और सब कुछ बयां हो जाता। होटल में हम तीनों एक ही कमरे में थे। आदित्य थककर जल्दी सो गया, लेकिन आरव और मेरी आंखों से नींद गायब थी। रात गहरी होती गई और हमारी सांसें तेज होती गईं। मैंने खुद को लाख समझाया कि अब रुक जाना चाहिए, लेकिन मेरे कदम खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ गए और उस पल जो हुआ उसने हमारे रिश्ते को और गहरा कर दिया। अब ये रिश्ता सिर्फ चाहत या ख्वाब नहीं रहा था, बल्कि हकीकत बन चुका था, और यही हकीकत मुझे सबसे ज्यादा डराती थी। लौटकर आने के बाद आदित्य अक्सर काम में व्यस्त रहने लगा और मैंने खुद को उस बहाने आरव के करीब आने से नहीं रोका। हम चोरी छिपे हर पल का फायदा उठाते, कभी रसोई में तो कभी आंगन में। वो मुझे छूता और मैं उसकी बाहों में खो जाती। मैं जानती थी कि हम आग से खेल रहे हैं, लेकिन ये आग हमें जिंदा भी रखे हुए थी। इस दौरान मंजरी ने एक बार फिर ताना दिया, तुम्हारे और आरव के बीच कुछ तो है। और इस बार मैं चुप नहीं रही। मैंने उसे झिड़कते हुए कहा, अपनी जबान संभालो। लेकिन मैं समझ चुकी थी कि धीरे धीरे हमारे रिश्ते की भनक बाहर फैलने लगी है। रात को मैंने आरव से कहा, अब हमें संभलना होगा, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन वो मुस्कुराकर बोला, बर्बादी भी तुम्हारे साथ होगी तो मंजूर है। उसकी ये दीवानगी मुझे डरा भी रही थी और खींच भी रही थी। मैं खुद को समझा नहीं पा रही थी कि आखिर मैं चाहती क्या हूँ। आदित्य के साथ रहते हुए भी मेरा दिल हर पल आरव की तलाश करता, और ये खींच अब मेरी आत्मा का हिस्सा बन चुकी थी।
मुझे लगने लगा था कि किसी दिन ये राज खुलकर सबके सामने आ जाएगा और उस दिन मेरी जिंदगी पूरी तरह बिखर जाएगी। लेकिन फिर भी मैं रुकने को तैयार नहीं थी, क्योंकि अब मेरे लिए जीने का मतलब सिर्फ आरव था, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना खोना पड़े। दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन मेरे दिल का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। एक तरफ आदित्य था, जो पूरे भरोसे और प्यार के साथ मुझे अपनी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा मान रहा था, और दूसरी तरफ आरव था, जिसकी आंखों की प्यास मेरे हर नकली रिश्ते को झुठला देती थी। मैं लाख चाहकर भी उस खिंचाव से खुद को मुक्त नहीं कर पा रही थी। मेरी हालत ऐसी हो चुकी थी जैसे दो धारों पर बंधी नाव जो हर पल टूटकर डूब जाने के डर में कांप रही हो। हर दिन का गुजरना और भी भारी होने लगा था, क्योंकि आरव और मेरे बीच का राज अब छुपाए नहीं छुप रहा था। घरवालों की निगाहें बदलने लगी थी, मंजरी अब खुलकर ताने कसने लगी थी, और मुझे ऐसा लगता था जैसे हर दीवार, हर दरवाज़ा, हर खिड़की हमारे गुनाह की गवाही दे रहा हो। आदित्य अक्सर काम में व्यस्त हो जाता, लेकिन जब भी घर लौटता तो उसके साथ बिताया हर लम्हा मुझे अपराधी बना देता। उसकी मासूम बातें, उसका सच्चा प्यार मुझे भीतर से काटता था, और मैं सोचती थी कि अगर सच सामने आ गया तो उसका दिल किस तरह टूटेगा। लेकिन फिर जैसे ही आरव मुझे देखता, उसकी आंखों की गहराई में मैं सब भूल जाती। मुझे सिर्फ वही चाहिए था, उसी की बाहें, उसी का साथ, उसी की दीवानगी, और यही चाहत मुझे और गहरे खाई में धकेल रही थी। एक दिन आदित्य ने अचानक कहा कि वो हमारे लिए एक नया घर लेने का सोच रहा है। वो बोला हमारी नई शुरुआत होगी, नए सपनों के साथ। उसके इन शब्दों ने मुझे जैसे थप्पड़ मारा, क्योंकि मेरे लिए अब नए सपनों का मतलब सिर्फ आरव था। उसी रात मैं बेचैन होकर आंगन में बैठी थी। आरव धीरे से आया और बोला, अब और नहीं सह सकता, या तो तुम मेरे साथ चलो या सब खत्म कर दो। उसकी आंखों में अजीब सा जुनून था। मैं हड़बड़ा गई और कहा, तुम पागल हो गए हो, सब छोड़कर जाना आसान नहीं होता। लेकिन वो अड़ गया। उसने मेरा चेहरा पकड़कर कहा, मेरे लिए सिर्फ तुम हो, बाकी सब झूठ है। और उस क्षण मैं पूरी तरह टूट गई। मैं चाहकर भी उसे ना नहीं कह सकी। मेरे होंठ उसके होठों पर टिक गए, और मैंने मान लिया कि अब मैं पूरी तरह उसी की हूँ, चाहे इस फैसले के बाद मेरी दुनिया उजड़ ही क्यों न जाए। अगले कुछ दिनों में हमारी मुलाकातें और खतरनाक होती गईं। अब हम छुपने की परवाह भी नहीं करते थे। हमारे दिल की आग ने हमें इतना अंधा कर दिया था कि हम भूल गए थे कि इस आग में किसी और का जीवन जल जाएगा, खासकर आदित्य का, जिसकी आंखों में भरोसा था, जो मेरे लिए हर सुख दुख सहने को तैयार था। लेकिन किस्मत का लिखा कोई मिटा नहीं सकता। एक शाम आदित्य अचानक जल्दी घर आ गया, और उसने मुझे और आरव को उस हालत में देख लिया जिसकी कल्पना तक उसने कभी नहीं की होगी। उसके चेहरे पर अविश्वास और सदमे की लकीरें खिंच गईं। वो एक पल के लिए स्तब्ध खड़ा रहा, फिर उसकी आंखों में जो आग जली उसने मुझे भीतर तक डरा दिया। आरव सामने खड़ा था, और मैं सिसकते हुए कह रही थी, आदित्य सुनो। लेकिन मेरे शब्द बेमानी हो चुके थे। आदित्य की आंखों में मेरे लिए सिर्फ नफरत और विश्वासघात था। वो कमरे से बाहर चला गया। मैंने उसके पीछे भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे कदम जैसे जकड़ गए थे। आरव ने मेरा हाथ थाम लिया और कहा, डरो मत, मैं हूं ना। लेकिन उस पल मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है। मेरा घर, मेरा रिश्ता, मेरी इज्जत, सब राख हो गया है। अगले दिन आदित्य ने मुझसे एक शब्द तक नहीं कहा। उसने सिर्फ इतना कहा, अब हमारे बीच कुछ नहीं बचा, और कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। उसके इस ठंडेपन ने मेरी सांसें रोक दी। मैं समझ गई थी कि मैंने अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। आरव बार बार कहता, हम कहीं दूर चलेंगे, नई जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन मुझे अब साफ समझ आ गया था कि मोहब्बत की इस आग में मैंने खुद को ही नहीं, आदित्य को भी जला डाला है, और ये गुनाह मेरे सीने में हमेशा चुपता रहेगा। मुझे अब हर जगह सिर्फ सन्नाटा और खालीपन नजर आने लगा था। न मैं आदित्य की हो सकी, न ही आरव की। मैं बस अपनी ही गलती की कैदी बन गई थी, एक ऐसी कैदी जिसे उम्र कैद की सजा मिली हो बिना किसी जमानत के। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।